मेरी डिग्री भी थोड़ी क्वेश्चन में आ गई थी कि कंटिन्यू होगा या नहीं। मैंने उनको सिखा दिया कि हमारी मतलब स्टैंड क्या होती है और हम इसके लिए फ़ाइट करने के लिए तैयार हैं। कैसे क्रिश्चियन मिशनरी ने इस बात की काम शुरू करी थी कि हमें भाषा के आधार पे बांटा जाए। कल मुझे लगता है कि हमें नेहरू को थैंक करना चाहिए कि आपने अंग्रेज़ी को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया, क्योंकि आज भी लोग दरबारी कर रहे हैं। इंग्लिश इज़ द रीज़न वी हैव रिमेन्ड स्लेव्स। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AKTK का पॉडकास्ट चैनल और एक नए पॉडकास्ट के साथ हम आज आपके साथ फिर से आ गए हैं। और आज हम बात करने वाले हैं किससे? ऑक्सफोर्ड वाली मैडम रश्मि जी से। तो रश्मि, आपका ऑक्सफोर्ड का एक्सपीरियंस जो था उसके बारे में आपने एक पुस्तक लिखी। तो सबसे पहले तो भाई आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने वो पुस्तक लिखी और वो इंस्टेंट हिट भी हो गई, जिससे बहुत लोगों को मिर्ची भी लगी। तो आपको कैसा लगा कि इनको मिर्ची लगी? वेल, आई थिंक अच्छा लगा कि लोगों की कॉन्शियंस तक पहुंच रही है ये बात और लोगों को फ़र्क पड़ रहा है। आई थिंक एक तरह से प्रतिक्रिया भी ज़रूरी होता है हर बात में। तो लोगों का सिर्फ खुशी और जो प्रतिक्रिया आती है, दोनों आई थिंक बहुत नेसेसरी होता है। अच्छा लगा कि कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, पर इस दौरान उनको पता तो चला कि कुछ ऐसा है। तो एक अगर हम इस विषय के ऊपर बात करें तो आप इस पुस्तक के बारे में हमें थोड़ा बताइए, ताकि हमें समझ में आ सके कि पुस्तक किस बारे में है, कैसी है और हमें क्यों पढ़नी चाहिए। तो फिर अ हिंदू इन ऑक्सफोर्ड, जो कि इस किताब का टाइटल है, ये एक एनेक्डोटल बुक है जिसमें मैंने अपने साथ जो ऑक्सफोर्ड में घटना घटी उसके बारे में मैंने लिखा है। और मैंने कोई ऐसे ओपिनियन नहीं लिखा है, मैंने वहाँ जो घटनाक्रम थे उसके प्रूफ के साथ साथ कि ये लेटर आया, वो हुआ, ये हुआ, सारे स्क्रीनशॉट्स इन सबको साथ में रख के एक चित्रण किया है कि क्या हुआ था। फिर मुझे इस पुस्तक तो लिखते लिखते ऐसे लगा कि ऐसे तो शायद कहीं और भी हुआ होगा, कहीं और हुआ है, और दुनिया में क्या क्या हुआ होगा इसी सराउंडिंग, क्योंकि इंसिडेंट्स आइसोलेटेड नहीं होते हैं ना। इस दुनिया में हर इंसिडेंट के पीछे भी कुछ चीज़ें होती हैं, आगे भी कुछ चीज़ें होती हैं और कंटेम्प्रेरीली भी कुछ होती रहती हैं। अनकनेक्टेड कहीं पे भी कुछ भी नहीं हो जाता। तो ऐसे मैंने कुछ सोचा था, तो तब मुझे लगा कि बाकी कैंपसेस पे क्या चल रहा है और एकेडेमिया इन जनरल में क्या चल रहा है, और ये कैसे हमारे पॉपुलर कल्चर, फिल्म, नॉवेल्स हो या कल्चर हो, इसमें कैसे ये परकोलेट हो रहा है। ये मैंने फिर उससे जोड़ के एक वाइडर प्रॉब्लम के बारे में लिखा है, जो कि एक यूनिवर्सल प्लेबुक की तरह काम करता है। एंड इसको आई थिंक हम कंटेम्प्रेरीली जानते हैं एज द होल लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम, दैट होल कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट, लेफ्टिस्ट जो एक रिजिड इकोसिस्टम है, वैसे हम उसको पॉपुलरली जानते हैं। तो मैंने उनकी एक यूनिवर्सल प्लेबुक के बारे में चित्रण दिया। तो दैट इज़ ऑन अ ब्रॉड एस्पेक्ट कि इस बुक में क्या लिखा है। अगर बारीकी से देखा जाए तो ये एक बहुत ही आम लड़की की कहानी है जो उडुपी नाम के एक छोटे शहर से बिलोंग करती है। वहीं पे जन्मी, वहीं पे पली बड़ी। उसके बाद बड़े सपने थे उसके, तो सपनों की भी बात होती है इसमें, क्योंकि ये सिर्फ एक किसी टॉपिक को लेके नहीं है, बस एक आपको एक झलक भी देती है कि एक आम इंसान के साथ भी ऐसे ही हो सकता है, जो कि कहीं पे भी पॉलिटिकली इन्वॉल्व ना हो, कहीं पे भी उनका किसी से भी कुछ लेना देना ना हो और अपनी ज़िंदगी बस अपने तौर से जीना चाह रहा हो। उनको भी ये जो स्टीरियोटाइपिंग, विलिफिकेशन, ये जो हिंदू द्वेष है, ये भी कैसे उनको अफेक्ट कर सकता है। क्योंकि ज़्यादातर हमारी कम्युनिटी में हम सोचते हैं ना कि हमारे साथ ये नहीं होगा, ये तो पता नहीं किसी बगल वाले के साथ होगा या किसी पॉलिटिकली एक्टिव या किसी नोटेड पर्सन के साथ होगा, पर एक आम लड़की के साथ भी कैसे ये हो सकता है। तो एक आम लड़की की कहानी है, उडुपी से ऑक्सफोर्ड तक वो कैसे अपनी जर्नी तय करती है सबसे पहले, क्योंकि वो आसान नहीं है। जो भी ऑक्सफोर्ड आते हैं, बड़े बड़े ये जो स्कूल्स होते हैं, फैंसी स्कूल्स होते हैं, मुंबई में हो या बैंगलोर में हो, ऐसे स्कूल से आते हैं और ज़्यादातर इनकी
माता पिता या मतलब परिवार में ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए लोग होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक लेगेसी सिस्टम होता है कि आप अगर इस परिवार से, आपकी पेडिग्री क्या है बेसिकली, जैसे कुत्ते की पेडिग्री पूछते हैं तो वामपंथी इंस्टीट्यूशंस में एक इंसान की भी पेडिग्री पूछी जाती है कि आपका नस्ल क्या है। तो मैं तो एक ऐसी लड़की हूँ जिसके दूर दूर का भी कोई रिश्तेदार कभी ऑक्सफोर्ड से पढ़ा ना हो। बल्कि इतना हैरान की बात है कि जब मैंने एप्लीकेशन भरा था तो कोई ऐसा मेरे सर्कल में था ही नहीं जिसको मैं एप्लीकेशन पकड़ा के दिखाऊं कि भाई मैंने ठीक से भरा है या नहीं ये लोग मुझे ले तो लेंगे। क्योंकि नॉर्मली हम ये करते हैं ना, यूनिवर्सिटी की जब एप्लीकेशन भरते हैं या फिर कुछ भी हम किसी ऐसे से भरते तब भी दिखा देते लोगों को जो वहीं से पढ़े हो, जो हमारी जो हम करना चाहते हैं वही कोर्स वहाँ पे पढ़ रहे हो, दिखा देते हैं। ऐसा तो मेरे कोई सर्कल में था ही नहीं, तो मैंने तुक्के से भरा और तुक्के से उसको भर दिया, पर हो गया। तो मैं इसमें सपनों की एक जो होती है ना भूमिका जो होती है कि आप बड़ा सपना देखो और उसको कैसे हासिल करो, इसके बारे में भी मैंने पैरेलली लिखा है। ये एक बुक मात्र किसी आइडियोलॉजी या किसी इंसिडेंट को नहीं कर रहा है, नहीं दर्शाती है, कहानी को दर्शाती है और लोगों को एक होलिस्टिक व्यू देती है कि आप जीवन में अलग अलग एस्पेक्ट में कैसे कुछ कुछ चीज़ों को प्रैक्टिस में ला सकते हो। तो सपनों की बात है, सपना साकार करने का बात है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी खोजने की एक पूरी जर्नी है उस बुक में। पहले तो मैं बहुत खुश थी कि आई थिंक आप दूसरे चैप्टर में देखोगे, मैं बहुत खुश हूँ कि वर्ल्ड की नंबर 1 विश्वविद्यालय में मेरा एडमिशन हो गया है, मेरी डिग्री यहाँ से आएगी, तो आई एम वेरी हैप्पी। फिर मुझे धीरे धीरे ये पता चलने लग जाता है कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इस यूनिवर्सिटी का नींव क्या है, ये पैसे आए कहाँ से हैं। तो फिर वो पूरी रियलाइजेशन होती है कि ठीक है, भारतीय लोगों का जो कतरा कतरा खून बहा है उससे बना है ऐसा एक विश्वविद्यालय। जो कॉलोनियल हिस्ट्री है उसको कैसे ये लोग इस यूनिवर्सिटी में दफनाते हैं और एक ऑल्टरनेटिव थियोरी और ये बनाते हैं जस्टिफाई करने के लिए कॉलोनाइजेशन, वो दिखने लग गया। एंड स्लोली वो जो प्राइड था कि मैं यहाँ पढ़ती हूँ, मैंने आई मेड इट इन लाइफ, वो सब कैसे बदलता है और कैसे मैं स्लोली अपनी थिंकिंग को बदल के अपनी बात कैसे रखने की सोच में आ जाती हूँ। कैसे मैं अध्यक्ष भी बनने के लिए मेरे दिमाग में ये आता है कि मुझे डीकॉलोनाइजेशन पे ही ये क्या कहते हैं चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि तभी हम यहाँ डिफरेंस ला पाएंगे। जब हम यहाँ का सिलेबस चेंज करेंगे, यहाँ की थिंकिंग को चेंज करेंगे, फिर वो बाकी विश्वविद्यालय में ट्रिकल डाउन होगा। वो तो इफेक्ट रहता ही है, जो टॉप ऑफ द पिरामिड रहता है वही सेट करते हैं और अंत तक वही आता है। 2-3 साल पहले हम ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोनाउंस का यूसेज शुरू हुआ था और आज मैं देखती हूँ कि हमारे जो विश्वविद्यालय हैं भारत में भी आ गए हैं, DU, JNU हर जगह आ गया है। तो इन यूनिवर्सिटीज़ की जो भूमिका है ना, इनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। Exactly. और हम जो विश्वविद्यालय या एकेडेमिया जो जिसको कहते हैं कि अरे प्रोफेसर है, प्रोफेसरी करेंगे, अरे लिख रहे हैं, कुछ लिखने देते हैं उनको, क्या ही है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। पर आई थिंक महाभारत में भी लिखा गया है कि एक विद्वान, एक इंटेलेक्चुअल, एक क्रूकेड इंटेलेक्चुअल कैसे बड़े बड़े साम्राज्यों को नष्ट कर सकता है। पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। कैसे विचारधारा से ही बड़े बड़े जो साम्राज्य हैं वो नष्ट हुए हैं जी। तो मुझे लगता है कि इनकी भूमिका को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और ये जो थियोरीज लाते रहते हैं ना ओवर एंड ओवर, इनकी बहुत बड़ी इम्पैक्ट रहती है हमारी सोसाइटी पे और बाय द एंड ऑफ द डे ये इम्पैक्ट करता है कि हम क्या कंज्यूम करेंगे और क्या नहीं करेंगे। तो इट इज़ अराउंड दैट। तो एक बहुत ही वाइड कहानी है, बस एक इंसिडेंट को ये नहीं करती है जी। तो अभी आपने इस पुस्तक का जो नाम रखा वो ऑक्सफोर्ड, भी उसमें एक शब्द आता है ऑक्सफोर्ड। तो ऑक्सफोर्ड में आपने अपनी पढ़ाई की, लेकिन यही ऑक्सफोर्ड आपकी डिग्री वापस लेने पे भी आ गया था। एक इंसिडेंट ऐसा भी मुझे पता चला, तो कुछ उसकी भी कहानी मुझे बताइए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो हम अध्यक्ष बन जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं,
फिर हम पे खोज शुरू हो जाता है यूनिवर्सिटी कैंपस में कि ये कौन है, क्या है, कैसी है, इसकी विचारधारा क्या है, इसका नस्ल क्या है, क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा था कहीं पे। तो उनको मेरे प्रोफाइल में तो कुछ नहीं मिलता सोशल मीडिया पे, फिर वो मेरी माता के प्रोफाइल में खोजना चालू करते हैं। तो वहाँ पे एक जय श्री राम का एक पुराना सा पोस्ट मिल जाता है। तो उसके आधार पे वो ये मन बना लेते हैं कि ये इसका नस्ल जो ऑक्सफोर्ड की है, मतलब हायरार्की है, उसमें फिट नहीं आता, तो उसको कुछ ना कुछ करके हटा देते हैं। तो उन्होंने शुरू किया रेसिज्म, ट्रांसफोबिया, एंटीसेमिटिज्म, इस्लामोफोबिया, एक्सट्रीमिज्म, हिंदुत्व, फैनेटिक, सारे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। पेट्रियार्की तक का इल्ज़ाम लगाया था एक औरत पे। आप कैसे ही पेट्रियार्की का इल्ज़ाम लगा सकते हो, आई डोंट अंडरस्टैंड। और वो औरत जो अचीव करके दिखा रही है कि शी कैन लीड एंड चेंज सोसाइटी, जबकि वो एक पेट्रियार्की का जो कॉन्सेप्ट है उसके विरुद्ध में खड़ी है। पता नहीं कैसे आप कर सकते हो। तो ये सारे जो लेबल्स लगे थे, तो इसके बाद मुझे इस्तीफ़ा देने पे इन्होंने मजबूर किया था। जो प्रेसिडेंसी मैंने विलफुली अपने दम पे मैंने जो अर्न किया था, इससे इस्तीफ़ा देने पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था, तो मुझे इस्तीफ़ा देना पड़ा था। इस्तीफ़ा देने के बाद भी बहुत ही ये हुआ, संघर्ष हुआ। मैंने भी कहा कि जो मेरे साथ हुआ ये ठीक नहीं है। आप किसी को भी उनकी विचारधारा के लिए ऐसे परसिक्यूट नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम वी कैन, इट्स अ फ्री सोसाइटी। हमें अपने फ्री स्पीच के राइट्स हैं और हमें अपनी आइडियोलॉजी चुनने का भी फ्रीडम है, क्योंकि हम किसी आइडियोलॉजी से आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको पूरा समाज से निकाल दो, उनका बहिष्कार कर दो, उनको कैंसिल कर दो आप। तो इसकी भी बहुत बातें हुई थी। उसी दौरान मेरी डिग्री भी थोड़ी क्वेश्चन में आ गई थी कि कंटिन्यू होगा या नहीं। पर मेरे जो कोर्स डायरेक्टर थे, आई थिंक साइंस वालों का ये एक अच्छा है कि साइंस वाले थोड़े ह्यूमैनिटीज़ से कम इफेक्ट होते हैं, कम पागल होते हैं। तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया कि नहीं, क्योंकि ये एक ब्राइट स्टूडेंट है और इसने अपने एकेडमिक्स में बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। अभी तक दोनों टर्म्स में इसने बहुत अच्छे से ये किया है, तो इसकी जो डिग्री है इस पे मैं किसी को भी क्वेश्चन करने नहीं दूंगा। तो मुझे लगता है कि हर कैंप में एक विभीषण तो रहते हैं जो चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो। विभीषण को हम नेगेटिव सेंस में रहते हैं नॉर्मली, ये करते हैं ना, पर मुझे उनकी पॉजिटिविटी भी दिखती है। एक बुरे कैंप में रहने के बावजूद भी उनमें थोड़ी अच्छाई हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे कोर्स डायरेक्टर ऐसे थे कि उन्होंने मेरा साइड लिया इस बात पे कि इसकी डिग्री हम वापस होने नहीं देंगे। तो मल्टीपल कॉल्स के बावजूद भी उन्होंने ऐसे होने नहीं दिया। और आई थिंक हम पे भी निर्भर है, अगर हम इस बात से डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं कि वो हमारा नुकसान कर सकते हैं, तो वो तो हमारा नुकसान करके ही रहेंगे। तो वो आई थिंक आपके एटीट्यूड पे भी है। जब आप पे हमला हो रहा है तो आप कैसे उससे डील करोगे। आपको अपना बात कहना बहुत ज़रूरी है। हम में आई थिंक एक मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है कि चलो अटैक हो रहा है तो चुप हो जाते हैं, थोड़ा अंडरग्राउंड हो जाते हैं, इस बात को जाने ही देते हैं क्योंकि डिग्री महत्वपूर्ण है। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे बात फिनिश नहीं होती है। वो आपके पीछे तब तक आएंगे जब तक आपका पूरा नाश ना कर दें। वो आपको ना केवल डिग्री देने से रोकेंगे, आपको वापस भी भेज देंगे, आपको देश से भी निकाल देंगे, आपको तो सोसाइटी से भी निकाल देंगे। फिर आप वो ये भी इंश्योर करेंगे कि आपको कभी नौकरी ना मिले, आप कभी कुछ एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। अगर आप फाइट करोगे तो उनको पीछे हटना पड़ेगा। तो मैंने फ़ाइट किया तो मुझे डिग्री भी मिली। मुझे ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो कि उनकी सबसे सेलिब्रेटेड ये है और जहाँ पे एक ड्रीम जॉब कहते हैं ना एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट के लिए, वो भी मिली मुझे। तो सब कुछ मिल गया क्योंकि मैंने अपना ये क्या पक्ष छोड़ा नहीं। और फिर उनको मेरे जो खिलाफ है वो मुझे रिस्पेक्ट भी करते हैं आज के डेट पे। भले वो मुझसे मेरी बातों से वो सहमत ना हो, बट रिस्पेक्ट तो है क्योंकि मैंने उनको सिखा दिया कि हमारी मतलब स्टैंड क्या होती है और हम इसके लिए फ़ाइट करने के लिए तैयार हैं। जी। तो रश्मि, इसमें एक बात दूसरी ये कि ऑक्सफोर्ड में या मतलब JNU या ऑक्सफोर्ड इन जैसे विश्वविद्यालयों में अगर कोई जाता है तो मान के चलिए वो 90% तो वहाँ के जैसा बन के आता है। आप अपने आप को कैसे बचा पाई? मतलब वहाँ पे जाने का अर्थ होता है कि आप लेफ्ट इकोसिस्टम के एक पार्ट हो जाएंगे, चाहे वो पीयर प्रेशर में हो जाएं, चाहे वो
लोगों के व्यूज सुन के हो जाएं, कैसे भी हो जाएं, बट आप उसका एक हिस्सा हो जाएंगे। आपने अपने आप को कैसे बचाया? वेल, आई थिंक ये इंफॉर्मेशन के अभाव से होता है। जब आप किसी को सिर्फ मुगल हिस्ट्री सुनाओगे तो वो कैसे जानेगा कि इससे पहले भी भारत में क्या था या क्या नहीं था। तो आई थिंक ये कंडीशनिंग इसीलिए होती है क्योंकि लोगों को वंचित कर देते हैं ट्रू, क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन या ट्रू नैरेटिव या ट्रू सेंस से। तो इंफॉर्मेशन को छुपाया जाता है उनसे सबसे पहले। आई थिंक दैट इज़ मोस्टली जो सबसे बड़ा जो इशू है। पर मेरा आई थिंक एडवांटेज ये था कि मैं ना ह्यूमैनिटीज़ की स्टूडेंट थी ना सोशल साइंस की थी, मैं साइंस की स्टूडेंट थी। तो साइंस में तो ये बातें ज़्यादा होती नहीं है। हम क्या है, हम अपने लैब में बंद, हम खुश, हम 4 इक्वेशन सॉल्व करेंगे और 4 थियरी पढ़ेंगे फिज़िक्स के, हो गई हमारी दिन, और हम बाकी समय तो लाइब्रेरी में बैठे रहेंगे। तो हमारा ये एक सिस्टम अलग होता है। हम ना हिस्ट्री की बातें करते हैं, ना ज़्यादा पॉलिटिक्स की बातें करते हैं। ठीक है, साइड में कर लेते हैं पर इतना ज़्यादा करते नहीं हैं। एंड आई थिंक मज़े की बात ये भी है कि मैं उनकी एक वन ऑफ द फर्स्ट साइंस बैकग्राउंड वाली अध्यक्ष भी रही हूँ, क्योंकि उनके जो सारे अध्यक्ष रहे हैं सारे या तो ह्यूमैनिटीज़ या तो सोशल साइंस से आते हैं। बाकी जो हमारे 4 डिविजन्स है यूनिवर्सिटी में, मेडिकल साइंस का भी है, मेडिकल जो इसका है, और MPLS, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड लाइफ साइंसेस। तो इन दोनों यूनिट से ना कभी कोई आता ही नहीं है, क्योंकि वो तंग आ चुके हैं इन दोनों यूनिट से, और ये लोग पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं, ये लोग वोट देने भी नहीं आते हैं, ना उनको फ़र्क पड़ता है। पर मैंने जब चुनाव लड़ा था तो आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू कम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड एज वेल। सो आई थिंक दैट हेल्प्ड कि मैंने कभी इस बैकग्राउंड में अपनी स्टडीज़ नहीं करी है। और दूसरी बात यह है कि आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ अफेक्ट करी होगी। जब मैं इनिशियली ऑक्सफोर्ड गई थी तो मुझे लगा था कि मुझे किसी तरह का सैल्वेशन या फ्रीडम मिला है, जैसे मैं पहले बंद थी और मुझे अभी सडनली लेवल प्लेइंग फील्ड मिला है, जो कि सच नहीं था। पर ऐसे दर्शाया जाता है, ऐसे आपको कंडीशन किया जाता है, ऐसे आपको महसूस किया जाता है कि आप कहीं पहुंच गए हो ज़िंदगी में जहां आपको फ्रीडम है आपकी बातों का। तो मुझे ऐसे थोड़ी थोड़ी आई थिंक बातें तो आती थी। ऐसा नहीं है कि मैं 100% अपनी बातों को, अपनी आइडियोलॉजी पे अड़ी थी। आई थिंक इट इज़ वेरी नेचुरल कि जब आप यंग हो और आप यूनिवर्सिटी स्पेस में हो तो कुछ कुछ शेड्स आ जाते हैं कई टॉपिक्स पे, या वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो या कुछ पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हो, तो आपकी एक विपरीत व्यू हो सकता है। भले ही आप पूरी तरह से चेंज ना हो, पर थोड़ी थोड़ी बातें आ जाती हैं, थोड़ी बातें आई हुई थी, आई वोंट डिनाई दैट, कुछ चीज़ों को लेके। बट आई थिंक इस एक्सपीरियंस के बाद ऐसे रियलाइजेशन हुआ ना कि ऐसी बातें फिर कभी नहीं होंगी। एंड आई थिंक हमें 20 से 30 साल के जो बच्चे हैं इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देना चाहिए, क्योंकि आई थिंक एक बहुत फेमस कहावत भी है, यू डोंट हैव अ हार्ट इफ़ यू आर नॉट अ सोशलिस्ट कम्युनिस्ट इन योर 20s, बट यू डोंट हैव अ ब्रेन इफ़ यू आर स्टिल वन पोस्ट योर 30s। कि 30 साल के बाद भी अगर आप वैसे ही हो तो आपके पास दिमाग नहीं है, पर अगर आप आपके 20s में ऐसे नहीं हो तो आपके पास दिल नहीं है। तो ये एक का माना जाता है। तो मैं भी कहीं ना कहीं थोड़ी तो अफेक्टेड थी, पर मेरे ब्रांच ने, मेरी जो स्टडीज़ है, इसने मुझे प्रोटेक्ट करके रखा। और सबसे पहले तो इस इंसिडेंट ने मुझे काफ़ी सीख दिया, क्योंकि कैंपस सिलेक्शन हम किस चीज़ पे लड़ते हैं, हम लड़ते हैं हॉस्टल के इस पे, खाने का जो ये है स्ट्रक्चर उस पे लड़ते हैं, मेंटल हेल्थ पे, वहाँ तो मेंटल हेल्थ पे भी लड़ते हैं, क्योंकि एकेडेमिया इतना रिगरस हो जाता है कि 60% लोग थोड़ा अपना संतुलन खो जाते हैं इतना रिगरस पढ़ाई करके। तो मेंटल हेल्थ पे था, फिर कोविड रिस्ट्रिक्शंस पे था, क्योंकि तब कोविड था। तो इन 4 मुद्दों पे ही तो मेरी ये थी, क्या कहते हैं, इलेक्शन प्लेटफॉर्म। तो ज़्यादा पॉलिटिकल ओपिनियन, वर्ल्ड व्यू का स्पेस बचता नहीं है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो, US या भारत या किसी और के बारे में क्या सोचते हो, इसके लिए ज़्यादा स्पेस भी नहीं बचती है, क्योंकि नेचर ऑफ पॉलिटिक्स ऑन कैंपस भी बहुत अलग होता है, बहुत अलग मुद्दों पे लड़ा जाता है। बट आई थिंक एक वर्ल्ड व्यू पोस्ट आ ही गया था। तो इसमें अभी आपने कहा कि आप साइंस बैकग्राउंड से थे और इस कारण थोड़ा उस मनोवृत्ति में जाने से आप बच गए, पर क्या इसमें परिवार का भी एक रोल है, कहीं बैक ऑफ द माइंड, कहीं वो नर्चरिंग जैसे हुई है उसका भी कोई रोल?
आई थिंक है परिवार का बहुत रोल, स्पेशली बचपन में जब आप छोटे होते हो तो परिवार का रोल बहुत बड़ा होता है। हमारा परिवार तो एक मंदिर से जुड़ा हुआ है। पिछले 300-400 सालों से एक गांव में हमारा मंदिर है जिससे जुड़ा हुआ है। तो हम हर त्योहार को पूरा रीति रिवाज के साथ मनाते हैं, और सारे बच्चों को लिटरली जब से मुझे मेरी मेमोरी है मेरी, तब से मुझे याद है कि हम हर त्योहार को मनाते हैं, हर चीज़ की सीख दी गई है। बट आई थिंक हमारे जो एज होता है ना, जैसे बढ़ता है तो एक रिबेलियस फेस भी आ जाता है। जब हम टीन एज में होते हैं, जब हम 13-14 साल के हो जाते हैं, तो तब ना पॉपुलर कल्चर की इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि आपका वो एक ऐसा एज होता है जब आप अपने परिवार के बातों का बिल्कुल विपरीत करना चाहते हो। वो कुछ भी कहे, बस आप उनका विपरीत करना चाहते हो, क्योंकि वो एक रिबेलियन का जो नेचर होता है, मुझे लगता है वो एक एज का फैक्टर है। एज का भी फैक्टर मुझे लगता है, मुझे वो आपके मित्रों का और साथ साथ बॉलीवुड फिल्मों का, या मतलब नॉट जस्ट बॉलीवुड बट फिल्मों का ओवर, चाहे वो हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो या फिर साउथ की फिल्में हो, तो उनका भी एक इफेक्ट आपके ऊपर रहता है। मतलब हमारे समय में अगर हम छोटे वाले टाइम की बात करें, जब बचपन की बात करें, तो 13-14 के टाइम पे सबको संजय दत्त बनना था, तो वो वाली बात एक आ जाती है। सब सन्नी देओल के डायलॉग मारते ही थे, तो वो चीज़ें रहती हैं। हाँ। मुझे लगता है कि जब मैं 13-14 साल की थी तो ज़माना तो काफ़ी ये बॉलीवुड का था, और मैं थोड़े बुक्स भी पढ़ती थी तब। मेरा थोड़ा पढ़ने का शौक़ था। तो मुझे लगता है जो आप कंटेंट कंज्यूम करते हो आज के ज़माने के बच्चों का, अगर आप सोचोगे तो यूट्यूब, या फिर और अगर कोई बच्चे गेम्स में हो तो गेमिंग, या फिर अगर आप म्यूज़िक सीखते हो तो म्यूज़िक। तो आई थिंक ये वामपंथियों का सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा है कि इन्होंने कल्चर में अपनी विचारधारा को बहुत मजबूती से अपना छाप छोड़ा है इन्होंने, क्योंकि यहीं से तो प्रचार होता है, यहीं से तो आप लोगों तक पहुंचते हो। या म्यूजिक का ही देख लो आप, कितना बहुत घटिया लिरिक्स लिखा जाता है, बहुत ही बुरा लिरिक्स लिखा जाता है, वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस को अफेक्ट कर देता है, स्पेशली उस फेज में जब आप अपनी प्रेरणा इन्हीं चीज़ों से ले रहे हो और आप अपने घर वालों की बात बिल्कुल सुनना नहीं चाह रहे हो। तो आई थिंक वो रहेगा। एंड मैं जब 13-14 की थी तो तब तो यूट्यूब इतना बड़ा नहीं था, तब तो सिर्फ यही फिल्में थी, इंग्लिश फिल्में, जो भी फिल्में दिखा रहे हैं लोकल थिएटर में वो फिल्में थी, और जो म्यूज़िक की सीडीज़ आ रही हैं वो था। तो यही सारा इन्फ्लुएंस था। तो मेरा एक फेज़ था 13-14 साल में जब मैं कहती थी कि मैं नास्तिक हूँ मेरी कोई आस्था नहीं है, आई रिजेक्ट ये, आई रिजेक्ट वो। तो मेरा वो एक छोटा सा फेज़ तो रहा ही है। बट आई थिंक आपका अगर 13 साल जो ज़िंदगी का जो बचपन से रहा है वो स्ट्रॉन्ग हो, तो आप 2-3 साल बाद भूले भटके घर ही पहुँच जाते हो। तो परवरिश की बहुत अहमियत है। परवरिश जो आपको घर की संस्कार है उसका बहुत ही जो महत्व है वो बहुत है, क्योंकि भूला भटका कोई ना कोई घर ही पहुंच जाता है। आई थिंक आप फूड टेस्ट में भी देखते हो, जैसे आप ओल्ड होते हो, आपको वो घर का जिससे आप जिस खाने को आप खा के बड़े हुए हो उसी को आप रिवर्ट कर देते हो। तो वो एक जो फाउंडेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद मुझे लगता है पॉपुलर कल्चर, जो आप काम कर रहे हो ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ बाहर जो एक 13-14 साल का बच्चा जो बैठा होगा अपने परिवार के जो बातें को सुन नहीं रहा होगा, वो शायद आपको सुन के इम्पैक्ट हो। वही आपके हीरोज जो होते हैं, आप अपने हीरोज वाइज, इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने हीरोज को वाइजली चुनो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो, और मतलब अगर कोहली कहता है कि पटाखे मत चलाओ, तो इसका इम्पैक्ट एक उस बच्चे पे पड़ता है जो अपना पूरा जीवन क्रिकेट को दे चुका है, उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है कि हाँ यार मेरे हीरो ने ये बोला है तो ऐसा करना चाहिए मुझे। तो इसी वजह से कहा जाता है कि हीरोज को वाइजली चुनो। और चलिए अब परिवार से थोड़ा सा इतर आते हैं। आप अभी दिल्ली में हैं और हम नॉर्थ से या हरियाणा से बिलोंग करते हैं, आप कर्नाटका से आती हैं और जिसको साउथ ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो आजकल साउथ से एक बड़ी आवाज़ उठी है स्टालिन की, जिसमें उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को नष्ट कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए।
सनातन का एक और तो अर्थ है कि जो कभी समाप्त नहीं हो सकता, पर जो कभी समाप्त नहीं हो सकता उसे ही समाप्त करने की बातें वहाँ पर चल रही हैं। तो ये पॉलिटिक्स कोई नई नहीं है, एटलीस्ट तमिलनाडु के लिए। तो इस पॉलिटिक्स पे बाकी के अदर 3 स्टेट्स, उनका क्या विचार है और आपका अपना क्या विचार है? तो मुझे लगता है कि जो साउथ ऑफ इंडिया है, यहाँ के जो अभी 5 स्टेट्स हैं जो अभी जी। जब से आंध्रा बटा है तो तब से 4 से 5 हो गए हैं। इनमें से विविध तरह के क्या कहते हैं विचारधारा ही रही हैं, एंड इस पे बहुत ही एक क्या कहते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी रहा है। भारत का दक्षिण भाग बहुत ही सिक्योर रहा है मुगल इन्वेजन से या इवन ब्रिटिश ऑक्यूपेशन से काफ़ी हद तक हम लोग सिक्योर रहे हैं। हम पे सबसे ज़्यादा जुल्में नहीं हुई हैं। सबसे ज़्यादा जो जिन्होंने झेला है इसी हरियाणा उत्तर प्रदेश के बेल्ट ने है। आपने रोक के रखा, इसीलिए वो लोग हम तक पहुंच नहीं पाए टू अ लार्जर एक्सटेंट। नॉर्दन कर्नाटका में फिर भी आप टिप्पू सुल्तान वगैरह का कुछ देख सकते हो, पर सदर्न हमारा जो कोस्टल कर्नाटका है यहाँ पे नहीं देख सकते हो। आई थिंक ये जो पॉलिटिकल कंडीशनिंग है अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से बना हुआ है, और इसमें डेमोग्राफी का भी काफ़ी बड़ा रोल रहा है। तमिलनाडु में क्रिश्चियन मिशनरीज़ का बहुत ही ज़्यादा भूमिका रही है, बहुत महत्व भूमिका रही है, और वहाँ पे क्रिश्चियनिटी का बहुत बड़ा असर है। इतना कि उदयनिधि स्टालिन जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, ये खुद अपने आप को एक प्राउड क्रिश्चियन कहते हैं और उन्होंने खुद अपने आप को कन्वर्ट करा है टू क्रिश्चियनिटी, जबकि उनकी माँ आज भी मंदिर से मंदिर भटकती हैं अपने बेटे और पति के लिए प्रार्थना करते हुए। ये एक आप विडंबना देख सकते हो कि कैसा है कि अपनी माँ की श्रद्धा तक को रिस्पेक्ट नहीं कर सकता है, जिन्होंने उनको जन्म दिया है उन तक की आस्था को ये नहीं कर सकते हैं। और आई थिंक यहाँ पे बहुत ही सारे सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स हैं जो हर स्टेट के लिए यूनिक है, और इस हर स्टेट में जो रीजन्स है उसमें भी बहुत ही यूनिक है। जैसे मैं तो आती हूँ कोस्टल कर्नाटका से। कोस्टल कर्नाटका ऐसी जगह है जिसने भाजपा को सबसे पहले चुना था। जब भाजपा जनता पार्टी थी और उनको कोई नहीं चुनता था, तो सबसे पहला इलेक्शन चुनाव जो है उन्होंने वहाँ से जीता है। तो ये एक रीजन आप देखोगे कि ये ना जाति पे बढ़ता है ना भाषा पे बढ़ता है। यहाँ पे तो 3-4 लैंग्वेजेस हैं, तुलु है, कन्नड़ा है, कोंकणी है, अलग अलग भाषाएं, पर कभी हमें किसी आधार पे आप बांट नहीं सकते हो। तो वो एक यूनिटी आप देखोगे जो प्राचीन सनातन धर्म की ब्यूटी थी बिफोर ऑल ऑफ द इन्वेजन, 10वीं शताब्दी से पहले की जो बात थी वो आपको यहाँ दिखेगी। तमिलनाडु में आपको दिखेगा कि मंदिर तो हैं, सारे जो पुराने मंदिर हैं, बहुत सुंदर मंदिर हैं, सारे हैं, हमारे जो सारे क्षेत्र हैं वो सारे इंटैक्ट हैं, बट वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशनिंग थ्रू जो पेरियार पॉलिटिक्स की जो थियोरी है ना, अगेन इंटेलेक्चुअल्स पे ही तो बात आती है। उन्होंने ऐसे लोगों को कंडीशन कर रखा है ना कि आप एक ऐसे इंसान को पकड़ भी सकते हो जो दिन में 10 बार मंदिर जाए, पर वो स्टिल जाके अपनी जो वोट है डीएमके को देगा, क्योंकि उनको उस सोशलिस्ट क्या कहते हैं ट्रैप में एंट्रैप कर दिया गया है और उनको कंडीशन किया गया है फॉर 30 years। आई थिंक ह्यूमन साइकोलॉजी इज़ वेरी ससेप्टेबल टू कंडीशनिंग। जो अगर आप उदयनिधि की स्टालिन की स्टेटमेंट को एनालाइज करोगे तो उन्होंने सनातन धर्म को एक बीमारी कहा है, लाइक जिसको मलेरिया डेंगू, जिसको हमें मिटाना चाहिए। ये लैंग्वेज जो है ना हिटलर की लैंग्वेज है। हिटलर ने भी यहूदियों के बारे में यही लैंग्वेज बताया था कि ये एक बीमारी है जिसको मिटाना चाहिए। तो जब जर्मनी में होलोकास्ट हुआ तो ऐसा नहीं था कि जर्मनी में अच्छे लोग नहीं हैं, पर अच्छे लोगों को भी इतना कंडीशन किया गया कि यहूदी लोग जो हैं वो बुरे हैं फॉर नो रीज़न। उनको इतना विलिफाई किया गया कि वो उन्होंने भी इस बात को नज़रअंदाज किया और इस बात का समर्थन किया जब हिटलर ने जेनोसाइड किया था। तो मुझे लगता है कि यही एक जो स्ट्रैटेजी है, द स्ट्रैटेजी ऑफ जो टायरेंट्स है, इसी को वो यहाँ पे रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। एंड जो गुड वेल मीनिंग हिंदू है, 89% जो हिंदू हैं तमिलनाडु में, जो बहुत ही आस्तिक हिंदू हैं, जिनकी आस्था के बारे में कोई प्रश्न नहीं उठा सकता,
वो भी अपनी सोशलिस्ट कंडीशनिंग के वजह से शायद डीएमके को ही वापस चुने। आप देख सकते हो कि कैसे वो रिलायंट हो चुके हैं स्टेट डोल आउट्स पे। जो स्टेट देती है रेवड़ी कल्चर, उस पे कैसे वो 30 साल से ये हो चुका है, क्या कहते हैं, डिपेंड हो चुका है। अभी कर्नाटका में हम अब देख रहे हैं कि वो कल्चर आ रहा है, पर अगर आप एक किसी स्टेट को 30-40 3-4 डेकेड से ऐसे कंडीशन करोगे तो उसको उनसे बाहर निकालना भी बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि पेट पूजा तो सब अपना पहले करना चाहेंगे। तो आई थिंक वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है और बहुत ही एक तरह से ये जो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर है ना, बहुत क्रिमिनल होता है। आपको दिखता नहीं है पर वो एक पूरे समाज को ही पैरालाइज कर देती है जी। एंड आई थिंक दैट इज़ द प्रॉब्लम। एंड वो जो स्टालिन है उनके जैसे ही बहुत लोग हैं कर्नाटका में, वैसे ही एक डायनास्ट हैं जो इनकी समर्थन भी कर चुके हैं, खरगे जी के बेटे। और आपको हर जगह एक डायनास्ट मिलेगा और इनको वॉइस इसलिए भी मिलती है क्योंकि इनके बाप दादा रह चुके हैं पॉलिटिशियंस। तो ऐसा नहीं है कि अपने मेरिट पे आके कुछ कह रहे हैं, तो इनकी तो है मतलब जी। तो वहाँ पे मतलब तमिलनाडु की तो बात ऐसी है ना कि वहाँ पे रावण लीला मनाई जाने लगी, मतलब आफ्टर पेरियार, और पेरियार के लोगों ने रावण लीला मनाना शुरू किया। इंदिरा गांधी के टाइम से रावण लीला मननी शुरू हुई थी। उनको विरोध था इस बात पे कि इंदिरा गांधी क्यों रावण जलाने जा रही है। तो मेरे को ये समझ में नहीं आया अभी तक, रावण का जो जन्म हुआ था वो यहाँ नोएडा के पास एक स्थान पे हुआ था। अब ये समझ में मुझे आया नहीं कि रावण दक्षिण भारतीय बना कब, तो ये हुआ कैसे कि ये रावण दक्षिण से आता है और दक्षिण भारतीयों के अगेंस्ट राम थे। और ये वाली जो स्टोरी है ये कैसे बुनी, लोगों तक कैसे पहुंची और लोग इस ट्रैप में पड़े कैसे? सबसे पहले तो ये जो वामपंथियों के कहानियां होती हैं इनमें आप देखोगे कि प्राइमरी सोर्स तो इनका है नहीं जी। इनका सिर्फ सेकेंडरी सोर्स होता है। कोई एक कहानी लिखा होता है और उसी को सब लोग कोट करके अपना पूरा वेब बना देते हैं। अगर आप खोजना चालू करोगे कि ये बात आई कहाँ से, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। हवा से इन्होंने बात बनाई है, पेरियार मिलेगा आपको पेरियार मिलेगा बस। तो आपको कोई ठेठ सबूत तो मिलेगा नहीं। तो ये उनका लॉजिक जो है ना, ये उनका यूनिवर्सल है। हर जगह वो ऐसे ही कहानी बनाते हैं। जैसे मुझे इन्होंने रेसिस्ट, एंटीसेमिटिक, ट्रांसफोबिक बताया, बस ये बात उन्होंने हर जगह लिखा। अगर आप खोजने चालू करोगे कि क्यों मुझे ऐसे बताया गया, क्यों मुझे ऐसे बुलाया जा रहा है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा जी। आपको बस एक कोई वामपंथी सा इंसान मिल जाएगा जो कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है, बस वो इंसान मिलेगा। जैसे आपको तमिलनाडु में पेरियार मिल जाएगा। पर मुझे ये लगता है कि ये अपने हिसाब से कहानियाँ बनाते हैं, पर इनको हमें इस बात पे कंग्रेचुलेट भी करना चाहिए कि ये इसको अच्छी तरीके से डिसिपेट करते हैं। ये अपने कल्चर में ना इन पे फिल्में निकाल देते हैं, इन पे गाने निकाल देते हैं, इसको सबकॉन्शियस में एक पर्सन का सीड कर देते हैं, सटल कंडीशनिंग कर देते हैं इन द लैंग्वेज दे यूज़। एड्स में रावण को हीरो बना देंगे, राम को एक विलन बना देंगे। हर जगह जो कॉमेडी है, हर जगह उसको घुसा के एक जो सबकॉन्शियस है ना उसमें उसको उतार देते हैं। एंड आई थिंक बाय द एंड ऑफ द डे कहानी तो है, जिस कहानी को आप मानते हो उसी की महत्व रहती है। और अगर एक कहानी को आप 100 बार सुनते हो तो वो आपको रियलिटी जैसे लगने लग जाता है। मेरे खुद के केस में मुझे लगने लगा था कि जो वो कह रहे हैं वो शायद सच हो सकता है, जबकि कोई प्रूफ था नहीं। आई थिंक हमारी जो साइकोलॉजी है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी, इस पे वामपंथियों ने बहुत अच्छे से रिसर्च करा है और इसको कैसे अटैक करना चाहिए उस पे उनका अच्छा ये कमांड है। जबकि हम सिर्फ फैक्ट कहते रहते हैं। फैक्ट के होने से बात नहीं बनती, आप फैक्ट को कैसे लोगों तक पहुंचाओगे, लोगों को कैसे कन्विंस करोगे, इस पे निर्भर है। अभी रावण जी का जन्म कहाँ हुआ, इसे हमें उनको समझाना तो पड़ेगा। कैसे समझाएंगे, बताने से नहीं होगा। उनको इस बात को उनमें बिठाना पड़ेगा। उनको हमें फिल्में दिखानी होंगी, इनको हमें एड्स में हर जगह उनको
घुसाना पड़ेगा, सटल कंडीशनिंग करानी पड़ेगी, तभी एक इंसान उसको मानने लग जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि मतलब इसमें हमारी साइड से जो लोग हैं वो कैसे इन क्षेत्रों में जा सकते हैं, वो कंडीशनिंग कैसे कर पाएंगे? मतलब उनको तो वे ही नहीं पता ना, उनको तो ये लगता है कि हम तो जा ही नहीं सकते, ये तो यही लोग करते आए हैं, यही लोग करते रहेंगे। तो वहाँ पे जाने का रास्ता मुझे समझ में नहीं आता। और जैसे ये भी आपने बुक लिखी है, तो अभी तक तो यहाँ पे लोगों को यही लगता था कि बुक्स लिखना तो इन्हीं का काम है। तो अब आपके जैसे जो राइटर्स आ रहे हैं, या फिर जैसे आनंद रघुनाथन ने एक बुक लिखी या जे साई दीपक ने बुक्स लिखी, तो ये जो बुक्स लिखने वाले ऑथर आ रहे हैं, इनसे दूसरे पक्ष में क्या खलबली है? वैसे मुझे लगता है कि आपकी बात तो मतलब जायज़ है। जो भी हम बुक्स लिखते हैं या फिर फिल्में बनाते हैं या कोई भी पॉपुलर कल्चर में कंटेंट बनाते हैं, इसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलती है। मेरे खुद के बुक को एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन हाउस ने मना कर दिया क्योंकि ये उनके आइडियोलॉजी के साथ बैठता नहीं है, जबकि बहुत काफ़ी प्रोसेस हो चुका था उनके साथ। उन्होंने कहा तुम ये कहानी ना थोड़ा बदल दो, ये कहो कि, जबकि ऑक्सफोर्ड के एक प्रोफेसर ने कहा था कि ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट्स आर नॉट रेडी फॉर अ हिंदू प्रेसिडेंट। इस बात को लिखत में है और मैंने इसी को अपने बुक में लिखा था, और उन्होंने कहा नहीं इसको मत लिखो, ये लिखो कि तुम इंडियन हो, ब्राउन हो, इसीलिए तुम्हारे साथ रेसिज्म हुआ था। क्योंकि वो उनके लिए कन्वीनियंट नैरेटिव है। और हिंदू लिखना, क्योंकि हिंदू अस्मिता पे जो प्रहार हो रहा है, इसके बारे में लिखना उनके लिए इनकन्वीनियंट है। जबकि प्रूफ कहता है कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उनके प्रोफेसर हैं, उन्होंने लिखा है ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट्स आर नॉट रेडी फॉर अ हिंदू प्रेसिडेंट, क्लियरली लिखा गया। तो हमें डी प्लेटफॉर्म करने की तो बहुत कोशिश करी जाएगी, एंड इट इज़ नॉट ए केक वॉक। जैसे लेफ्टिस्ट एक ऑथर को जितना सुविधा होगी पब्लिश करने में या एक फिल्म बनाने में, हमें इतनी सुविधा नहीं होगी, हमें बहुत धक्के खाने पड़ेंगे। मुझे 2 साल लग गए इस बुक को रिलीज पब्लिश कराते कराते। तो वी शुडंट गिव अप। और हमें ऐसे मतलब विपरीत स्थितियों में भी हमें अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए और हमें ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने करना चालू करा तभी तो हम आगे जा पाएंगे। अभी जे साई दीपक जी और आनंद जी का बुक पॉपुलर है, इसीलिए तो बाकी लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा कि हम ऐसे बुक्स लिख भी सकते हैं, क्योंकि इनकी अभी डिमांड है। तो आई थिंक हमें धीरे धीरे करके इस चीज़ को लिखना भी चाहिए। एंड अगर आप लिखना नहीं चाहते हो तो एटलीस्ट बी पार्ट ऑफ द कॉन्वर्जेशन बाय क्रिएटिंग डिमांड फॉर इट। बाय द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है मार्केट प्लेस ही हर चीज़ को डिक्टेट करता है। Exactly. जो बिकेगा उसी को लोग लिखेंगे। हाँ. तो अब तक जो वामपंथी लोग थे वही लिखते थे और हम उसी को खरीदते थे। अब जब एक ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट आ रहा है तो उसका जब समाज समर्थन करेगा तभी आई थिंक ये बात आगे बढ़ पाएगी। और अगर कोई भी हमारा व्यूअर है या हमारे कम्युनिटी का है जो लिखना चाहेगा, मैं उनको कहना चाहूँगी कि लिखो, भले आपको 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़े इसको पब्लिश करने में या इसको बाहर लाने में, इट इज़ वेल वर्थ इट। क्योंकि आप एक ऐसे मूवमेंट के पार्ट बनना चाह रहे हो जिसमें सत्य है और जिसमें जुड़ने से कुछ लोगों की ज़िंदगी में रियल डिफरेंस आ सकती है। क्योंकि एक उत्पीड़ित कम्युनिटी को हेल्प करते आपको थोड़ा पुण्य ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आप किसी दिस इज़ लार्जर देन लाइफ। ये सिर्फ इसलिए नहीं लिख रहे हो कि आपको ऑथर बनना है या आपको कुछ बुक्स बेचने हैं। आप इसलिए भी लिख रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि एक समाज का भी भला हो, ओवरऑल निर्माण भी हो, और जो उनकी विलिफिकेशन हो रही है वो थोड़ी कम हो। एंड इसकी रियल लाइफ इम्पैक्ट है। जो हमारी विलिफिकेशन हो रही है ना, फॉर एवरी स्टेटमेंट मेड बाय उदयनिधि स्टालिन जैसे लोग, पाकिस्तान में हिंदू मर रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं, कहीं कहीं हिंदू मर रहे हैं जहाँ पे उनकी कोई राइट्स नहीं है, क्योंकि उनकी विलिफिकेशन इतना हो चुका है ना कई समाज में कि उसका रियल लाइफ इम्पैक्ट भी है। और आज जो स्टालिन ने कहा, क्या पता 30-40 साल 100 साल बाद तमिलनाडु में ही एक हिंदू की मौत का कारण बने, हो सकता है ये। तो इसीलिए ये जो हम काम कर रहे हैं ना, ये सिर्फ किसी चीज़ को जताने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक रियल ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट है। तो मुझे लगता है हर किसी को जुड़ना चाहिए, बिकॉज इट्स लार्जर देन योरसेल्फ। जी, तो अभी इसमें आपने स्टालिन की बात की, या फिर पूरे साउथ ऑफ इंडिया से आप बात करें तो एक मूवमेंट चलती है भाषा के आधार पे, कि
नॉर्थ में हिंदी बेल्ट है और हम अलग हैं, पर प्राचीन भारत में इस तरीके से नहीं था। अगर हम भारत की डेफिनेशन की ही बात करें तो भारत की डेफिनेशन वो है जैसे अमेरिका में अमेरिकन्स हैं, वहाँ पे सब लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं। तो हमारे जुड़ने का आधार क्या था? हमारे जुड़ने का जो आधार था वो ये था कि हम सीकर्स हैं, चाहे वो उत्तर से दक्षिण तक जितने लोग हैं वो सब सीकर्स हैं। तो वो जो सीकर्स हमको आपस में जोड़ते हैं, सीकिंग जो है वो क्वालिटी हमको आपस में जोड़ती है। अब ये जो डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज है, इसको कैसे, इस गैप को ब्रिज कर सकते हैं? आपका क्या विचार है? अभी आप इतनी सुंदर हिंदी बोल रहे हैं और अभी इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हमारी बात हो रही थी और हम कह रहे थे कि कन्नड़ा बहुत अच्छी लैंग्वेज है, इसको हम सीखना भी चाहेंगे। और बहुत सारी कन्नड़ा फिल्में हमने देखी हैं जो कन्नड़ा में ही देखी और हमें सीधा सीधा समझ में आ गई कि वो क्या बोलना चाह रहा है, क्या संप्रेषित करना चाह रहा है। तो लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा बड़ा बैरियर होना नहीं चाहिए, पर ये बैरियर इतना क्रिएट किया गया, तो इसको ब्रिज करने का आपके विचार में, आपका क्या विचार है? उसको कैसे ब्रिज कर सकते हैं? वेल, आई थिंक हम सबसे पहले कहानी बता सकते हैं शंकराचार्य जी के, जो केरल से बिलोंग करते थे। उन्होंने पूरे भारत में किसी रोक टोक के बिना प्रवास किया, 4 दिशाओं में अपने धर्म क्षेत्र को एस्टैब्लिश किया उस जमाने में। तो क्या लैंग्वेज एक बैरियर नहीं था उनके लिए? तब तो ना फ़ोन था, ना गूगल ट्रांसलेट था, कुछ नहीं था, फिर भी उन्होंने कर दिया। ये इस बात का प्रमाण है कि हम सब एक क्या कहते हैं, समाज है। हम सब धर्मा में बिलीव करते हैं, हम सेवा में बिलीव करते हैं और हम परोपकार में करते हैं। इसीलिए एक भारतीय कहीं भी जाके अपना ज़िंदगी काट सकता है पूरे भारत में बिना किसी रोक टोक के। पर जब हम पे आक्रमण हुआ था, हम पे जब ऑक्यूपेशन हुआ था, कॉलोनाइजेशन हुआ था, जब हमारा कल्चरल डिग्रेडेशन शुरू हुआ था, तो हमें बांटने की पूरी कोशिश करी गई थी। तो इसमें भाषा के आधार पे और जाति के आधार पे बांटने का बहुत बड़ा कोशिश किया गया था। इनफैक्ट एक स्टडी है कैसे क्रिश्चियन मिशनरी ने इस बात की काम शुरू करी थी कि हमें भाषा के आधार पे बांटा जाए। तो बांटना तो बहुत आई थिंक मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। किसी चीज़ को बिगाड़ना बहुत आसान है, बट उसको जोड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। मुझे लगता है कि हमें अपनी कुछ ऐसी सुंदर कहानियों को ज़्यादा दर्शाना चाहिए, जैसे शंकराचार्य जी का हो या उनके कंटेम्प्रेरी सेजेस का हो, जिन्होंने किसी रोक टोक के बिना इस देश में प्रवास किया हो और इस देश को इतनी ब्यूटीफुली एक्सपीरियंस किया हो। हमें उस एकता का वर्णन पॉपुलर कल्चर में करना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसके तहत हमें अन्य भाषाओं को भी दूसरे राज्यों में इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। एक पोलैंड में पोलिश बच्चा जर्मन भी सीखता है, जबकि यूरोप के सारे देश अलग हैं, वो कोई यूनियन नहीं है और वो कोई एक संप्रदाय का कोई भाग नहीं है। भारत जैसे एक ये नहीं है, इट्स अ कॉन्टिनेंट। फिर भी वो लोग इतना एफर्ट करते हैं कि उन सब में ब्रिज हो, कल्चरल भी और लिंग्विस्टिक भी। और हम सब एक कम्युनिटी होके क्यों नहीं कर सकते इस बात को? तो मुझे लगता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमें ऐसे लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए जो कि अलग अन्य स्टेट्स के हो। हिंदी तो अवेलेबल है हर जगह, जो कि बच्चे पढ़ लेते हैं, पर मुझे लगता है कि अगर दिल्ली के एक स्कूल में कन्नड़ा सिखाया जाए तो ये एक ब्यूटीफुल चीज़ बन जाएगी। और मुझे लगता है कि हमें अपने लैंग्वेजेस की इम्पोर्टेंस को भी थोड़ा ज़्यादा लाना चाहिए कि आपने कन्नड़ा सीख लिया और क्या, इसका क्या एडवांटेज है, क्योंकि एडवांटेज से ही तो बात बनती है। लोगों को लगता है कि जापानीज सीख लो तो इवेंचुअली जॉब मिल जाएगी, कन्नड़ा सीख लो तो जॉब मिलेगी क्या, वो उससे कोई डायरेक्ट ये नहीं है। वो एक मात्र क्या कहते हैं एक कल्चरल बात हो जाती है कि ठीक है आती है अब क्या, इसके आगे क्या। पर मुझे लगता है कि हमें एक इकोनॉमी भी क्रिएट कर लेनी चाहिए, अपनी जॉब सिस्टम्स में भी ला देनी चाहिए। अभी हम देखते हैं कि यूपीएससी जो लिखते हैं वो अन्य भाषाएं सीख लेते हैं। केरल के लोग भी कन्नड़ा सीख लेते हैं, तमिलनाडु से भी जो पोस्टिंग उनकी कर्नाटका में अगर हो जाती है तो वो सीख लेते हैं। IFS ऑफिसर्स जो बाकी देशों में जाते हैं वो वहाँ की लैंग्वेजेस सीख लेते हैं। मुझे लगता है हमें अपने जो गवर्नमेंट पोस्टिंग्स है उनमें भी लैंग्वेजेस को अच्छे से इनकलकेट कर लेना चाहिए, ताकि बच्चों को भी लगे कि हमें अच्छी पोस्टिंग्स मिल जाएंगी जस्ट बिकॉज हमें कुछ लैंग्वेजेस आते हैं। तो उस लैंग्वेज की यूसेज को भी हमें प्रोत्साहित कर देना चाहिए। आई थिंक हमारे देश में जो आंग्ल भाषा आई, इंग्लिश आई एंड वेस्टर्नाइजेशन हुआ,
तो लोग हिंदी की महत्व को भी भूलने लग चुके हैं। लोगों को लगता है कि हिंदी की भी ज़रूरत नहीं है इस देश में। हमें हमारे अपने भाषाओं की महत्व को भी बढ़ाना चाहिए, उसकी यूसेज और उसकी इम्पोर्टेंस और उसका एक डायरेक्ट क्या कहते हैं बेनिफिट को बनाना चाहिए। अभी अगर आप जर्मनी जाओगे तो कोई एक बैंक का फॉर्म भी आप अंग्रेज़ी में भर नहीं पाओगे। तो आपको पता है कि भले आपको किसी MNC में काम हो जाए और आपका ट्रांसफ़र हो जाए तो आप भले अंग्रेज़ी में मैनेज कर लोगे अपना जॉब, बट आप एक बैंक में अकाउंट तक नहीं खोल पाएंगे विदाउट बेसिक जर्मन। तो आप एफर्ट करोगे कि आप बेसिक जर्मन क्लास लें अपने कंपनी के साथ, या बाहर जाके आप सीख लें। अभी बहुत सारे पॉपुलर कल्चर सीरीज़ भी आ रही हैं। अभी एमिली इन पेरिस काफ़ी फेमस है। उसको कैसी दिक्कत होती है फ्रेंच ना जानने का, और कितना प्रयास वो कर रही है फ्रेंच सीखने का। इसको पॉपुलर कल्चर में भी ये लोग घुसा रहे हैं कि आप अपनी भाषा में प्राइड रखो और अपनी भाषा को यूटिलाइज भी करो। तो आई थिंक हमें उसकी यूसेज को ही ओवरऑल बढ़ा देनी चाहिए। स्पेशली मेरी जनरेशन में, हमारे माता पिता की जनरेशन में तो वो है। वो तो अभी मेरे माता पिता तो कन्नड़ा की कीबोर्ड को भी यूज़ कर लेते हैं, पर मेरी जनरेशन में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो भाषा की महत्व को समझते हैं और जो यूज़ करते हैं, क्योंकि हर चीज़ इंग्लिश में हमने इतना एक्सेसिबल बना दिया है कि लैंग्वेजेस को हम अभी खो रहे हैं। एंड हम लैंग्वेजेस की आई थिंक एट सम पॉइंट हम महत्व को भी भूल रहे हैं। जब किसी कॉन्सेप्ट को आप अपनी मातृभाषा में सीखते हो, सिखाते हो, जितना आप उसको समझते हो ना, आप किसी और लैंग्वेज में समझ नहीं पाओगे। अगर मुझे मैथ्स कन्नड़ा में सिखाई जाती तो शायद मुझे ज़्यादा समझ आता, जबकि अंग्रेज़ी में। तो इस साइकोलॉजिकल बात को भी हमें लोगों तक लेके जाना चाहिए, ताकि भाषा की यूटिलाइजेशन हो और हम सारी भाषाओं को एक तरह से अपने अम्ब्रेला में लाके लोगों को ये जताएं कि आपको एक दूसरे का लैंग्वेज सीख लेना चाहिए। एंड वी हील इट टुगेदर एज अ ब्यूटीफुल थिंग कि मुझे 4 लैंग्वेजेस आते हैं, मुझे 5 लैंग्वेजेस आते हैं। ब्रिटिश का जो प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर था बोरिस, वो तो ग्रीक में भी बात करता था, इटालियन में भी करता था। ही न्यू 3-4 लैंग्वेजेस। सो अभी JNU में इतनी सारी लैंग्वेजेस की स्टडीज़ होती है। रशियन की होती है, स्पेनिश, अरबिक, हर चीज़ की होती है। कन्नड़ा, तमिल हमने यूटिलिटी नहीं बनाई है। तो यूटिलिटी बनाने से और इंटीग्रेशन से, एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से ये हो सकता है जी। तो इस अभी ना थोड़े दिन पहले अभी आप बात कर रही थी तो मुझे एक ट्वीट याद आ गया सागरिका घोष का। तो व्हाट सागरिका घोष रोट, उन्होंने लिखा कि यू शुड थैंक नेहरू कि उन्होंने इंग्लिश को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए रखा, और आज जिस अंग्रेज़ी में आप हमें गालियां दे रहे हैं तो वो नेहरू की ही देन है कि आप इतनी बढ़िया अंग्रेज़ी में हमें गालियां दे पा रहे हैं। तो यू शुड थैंक नेहरू फॉर दैट। तो ये उनका कोट था कि अंग्रेज़ी इतना बड़ा माध्यम बन गया है कि अंग्रेज़ी के बिना तो आपका काम ही नहीं चल सकता। तो वन शुड थैंक नेहरू फॉर दैट। तो अंग्रेज़ी के बिना क्या किसी का काम चल सकता है या नहीं चल सकता? मेरा तो चल रहा है। वेल, मुझे लगता है कि हमें नेहरू को थैंक करना चाहिए कि आपने अंग्रेज़ी को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया, क्योंकि आज भी लोग दरबारी कर रहे हैं। अंग्रेज़ों की दरबारी इसीलिए हो रही है क्योंकि हमें अंग्रेज़ी आती है, वरना हम कब का अपनी खुद की मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट को इस्टेब्लिश करते। आज भी हम उनके BPO के नौकरी नहीं करते, आज भी हम उनके मार्केट प्लेस के अधीन नहीं होते, हम खुद से कुछ कर लेते। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कोई आपको ये नहीं बताता, उन्होंने अंग्रेज़ी हमें इसीलिए सिखाया ताकि हम उनके जो बचे कुचे काम है ना वो कर पाएँ, उनके जो बैक एंड की BPOs होती है ना उसमें काम कर पाएँ। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि UK की इकोनॉमी इतनी बढ़िया क्यों रही। सबसे पहले तो बढ़िया इसलिए रही क्योंकि उन्होंने लूट लिया हमें, और जब हमें छोड़ दिया उन्होंने हमें इस हद में छोड़ दिया ताकि हम उनकी जो हाजिरी बजाते रहे। इसीलिए तो हमें वो लैंग्वेज सिखाया ना, ताकि हम उनका काम कर पाए। हमने खुद का काम नहीं किया। तो आई थिंक वी शुड थैंक नेहरू। वी रिमेन्ड स्लेव्स फॉर सो लॉन्ग बिकॉज इंग्लिश बिकेम अ पार्ट ऑफ आवर करिकुलम। जब यहूदियों ने इसराइल बनाया, व्हेन द जूज मेड इसराइल,
तो उन्होंने सबसे पहले अपना जो लॉस्ट लैंग्वेज था, हिब्रू लॉस्ट था, कोई उसकी ये भी नहीं थी, चालत भी नहीं थी, कोई उसको उसमें बात भी नहीं कर रहा था, उसकी जो टेक्स्ट, उसकी जो लिपि थी वो भी लॉस्ट थी, उसको उन्होंने रीडिस्कवर किया। क्योंकि जब तक आपके पास कुछ ऐसा यूनिक बात ना हो जो सिर्फ आपकी कम्युनिटी का हो, तब तक आप रिलायंट रहोगे किसी और कम्युनिटी पे फॉर रोजगार, फॉर एवरीथिंग एल्स, यू बिकम डिपेंडेंट। जब तक आप खुद का वेल्थ और खुद का नॉलेज और खुद का चीज़ जनरेट नहीं करोगे, आप कैसे उभरोगे? यू विल ऑलवेज कम सेकेंड टू समवन ना, क्योंकि आप किसी के पीछे हो। अभी चंद्रयान 3 पहले गया, इसीलिए तो हम वी विल रिमेन फर्स्ट, क्योंकि अगर वहाँ पे हीलियम रिजर्व्स मिल गए तो उस पर तो हक हमारा बनेगा ना, हम जिंदगी भर किसी से खरीदते नहीं बचेंगे। तो हीलियम रिजर्व्स आर सपोज टू बी द नेक्स्ट पावर। ये तो लोगों को ये कॉम्प्लेक्सिटी समझ नहीं आती है। सोशलिस्ट माइंडसेट ये होता है कि आप लोगों को एक सिंपल ट्रूथ सिंपल ये क्या कहते हैं लाई बता दो विदाउट एक्सप्लेनिंग द होल लॉजिक ऑफ थिंग्स। पर हमारी जो सोसाइटी में फैक्ट्स होते हैं ना, वो आइसबर्ग की तरह होती हैं, दिखता छोटा है पर होता उसमें बहुत एक गाढ़ा सा उसमें फाउंडेशन होता है, जो लोगों को ना समझाते हैं ना दिखाते हैं, और लोगों में उतनी पेशेंस भी नहीं होती है। तो इंग्लिश इज द रीजन वी हैव रिमेन स्लेव्स, इज व्हाट आई बिलीव, ऑफ द ब्रिटिश मार्केट स्पेस। और अभी हम उससे उभर रहे हैं, इसी वजह से हम मतलब उभर पा रहे हैं, क्योंकि हम अपना सेल्फ रेस्पेक्ट पा रहे हैं। व्हेन वी थिंक देयर इज प्राइड इन स्पीकिंग इंग्लिश, आज भी देयर इज सो मच प्राइड एसोसिएटेड विद स्पीकिंग गुड इंग्लिश, दैट मीन्स यू आर स्टिल अ स्लेव ऑफ द ब्रिटिश। आप एक ऐसी चीज़ में क्या कहते हैं बिलीव करते हो, एक ऐसी चीज़ में प्राइड ले रहे हो जो कि आपको किसी की मतलब स्लेव बनाता हो, which made you a slave to somebody। आज देखो मेरी हिंदी में तक मैं शुद्ध हिंदी में बिना कुछ अंग्रेजी शब्द के मिश्रण कराए बात नहीं कर सकती हूँ। दैट मेक्स मी अ स्लेव टू द ब्रिटिश, दैट डजंट मेक मी अ ग्रेट पर्सन। बिल्कुल। तो इसी पे आधारित अभी नेहरू जी की बात हुई, तो नेहरू जी की बात से मेरे को एक दूसरी बात याद आ गई कि नेहरू जी ने अपने समय में, अपने काल में ये कहा था कि पेरियार जो है वो एक क्रिमिनल प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अभी पेरियार के ऊपर पूरी पॉलिटिक्स करने वाले वो नेहरू जी की पार्टी जो कांग्रेस है उसके साथ मिलके I.N.D.I.A अलायंस बना रहे हैं, इंडिया अलायंस बना रहे हैं। तो ये जो अलायंस है ये कितना अनहोली अलायंस आपको लगता है, कितना नहीं लगता है? क्योंकि वो तो पूरे फाउंडेशन, मतलब अगर डीएमके की फाउंडेशन है तो वो सीधा पेरियार से आती है। तो पेरियार को ही क्रिमिनल बताने वाले नेहरू, इन दोनों का अलायंस कैसे हो सकता है? कितना अनहोली है अलायंस यार। ये इनकी तो पॉलिटिकल कन्वीनियंस की जो हिस्ट्री रही है ये इतनी अनहोली रही है ना कि आप अगर गंगा मैया में जिंदगी भर भी डुबकी लगाओगे ना तो आप मिटा नहीं पाओगे। बस यही कह सकते हैं हम, क्योंकि ये अलायंस कहाँ कहाँ जा चुकी है, क्या क्या बातें कह चुकी है, और किस किस मुद्दे से किस किस मुद्दे तक पहुँच चुकी है। उनके लिए जो भी वोट लाएगा ना वही मुद्दा होगा। उनकी कोई कोर आइडियोलॉजी है नहीं। उनकी बस ये आइडियोलॉजी है कि आज के ज़माने में अगर मुझे ये कहने से वोट मिलेगा तो वो करने के लिए तैयार है, इस देश को बेचने के लिए भी तैयार है अगर उनको उसमें फ़ायदा दिखे तो आई थिंक हमें बच के रहना चाहिए एज अ पॉपुलेशन ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज से, ऐसे अलायंसेस से जो देश का हित नहीं सोच सकते हैं पर अपना हित सोच सकते हैं। और ये इसका एक आई थिंक एक केंद्रीय पॉइंट ये भी है कि इन सारे जो अनहोली अलायंसेस हैं ये सारे डायनेस्टीज़ हैं, चाहे वो डीएमके के हो, कांग्रेस का हो, समाजवादी पार्टी का हो, सारी तो डायनेस्टी हैं। तो जो इस देश को बाप पर दादा का जागीर मानते हैं वो क्या ही सोच सकते हैं इस देश के बारे में, वो क्या ही होली अलायंस बनाएंगे। तो आई थिंक इसका कोई ये काट नहीं है। एंड कांग्रेस तो पहले AIADMK के साथ था, जब आई थिंक MGR की ये हुआ था, मृत्यु हुई थी, तो तब वो उनके साथ था। अब ये DMK के साथ है, कल क्या पता किन के साथ चले जाएंगे।
तो आई थिंक इनकी जो कन्वीनियंस की जो स्ट्रेटेजी है ना, इसका कोई मतलब आप इसको डिकोड ही नहीं कर सकते हो जी। नहीं, मुझे ये भी लगता है कि जो स्टालिन ने अभी बोला, स्टालिन ने जो अभी बात कही, ये इतना बड़ा मुद्दा बनता ही नहीं, क्योंकि तमिलनाडु में तो इस तरीके की बातें नॉर्मली करते रहते हैं। इतना बड़ा मुद्दा ये बनता ही नहीं अगर ये अलायंस ना हुआ होता। तो इन अ वे अच्छा भी हुआ कि अलायंस बना और इस तरीके की बातें पब्लिक डिस्कोर्स में आ गई और लोगों तक वो बातें पहुंची। अब इधर से अगर एक नैरेटिव चलेगा तो वो तमिलनाडु के अन्य लोगों, जो आम लोग हैं, उन तक भी पहुंचेगा, चाहे वो दूसरी भाषाओं में पहुंचे, कैसे भी पहुंचे, बट वो एक डिस्कोर्स अगर इतना बड़ा मुद्दा बनेगा तो वहां तक पहुंचेगा, जिससे हो सकता है कि कुछ लोगों में समझ आए। वेल, मुझे नहीं लगता कि ऐसे होगा, क्योंकि तमिलनाडु की जो रीजनल लैंग्वेज नेटवर्क है वो बहुत ही कंट्रोल्ड है। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि तमिलनाडु की जो पॉलिटिक्स रही है, उन्होंने तमिल को क्या प्राइमरी बना के खेला है। तो कर्नाटक के कोई इंसान को हिंदी तो समझ आएगी, अंग्रेजी भी समझ आएगी, सिर्फ मात्र कन्नड़ा पे नहीं रुकेगी। पर इनकी जो पॉलिटिक्स रही है ना, इसने इन लोगों को केवल तमिल पे रिलायंट कर दिया है, ताकि इनकी जो फोकस है उसको वो, और इनकी जो नॉलेज है उसको भी वो करटेल कर पाए। सो आई एम वेरी कंसर्न कि ये तमिल मीडिया में छपा है या नहीं, क्योंकि तमिल मीडिया इज़ वेरी वेरी क्या कहते हैं, टेरिटोरियल इन दैट एस्पेक्ट। एंड अभी भी वहाँ पे नेशनलिस्टिक एंड क्या कहते हैं यूनिफाइंग मीडिया हाउसेस की एंट्री नहीं रही है। अभी एक शायद कुछ खुलने वाला है, बट उन तक पहुँचने वाले जो लोग हैं उसमें एक रोक रखा है। यहाँ पे लैंग्वेज पॉलिटिक्स की एक महत्व भी है कि उन्होंने लैंग्वेज पॉलिटिक्स को इस तरह से यूटिलाइज़ किया है। आई डोंट नो कि ये किसी रूरल तमिलनाडु के गांव में पहुंचा है या नहीं, क्योंकि आई डोंट थिंक किसी तमिल न्यूज़पेपर ने इसको कैरी वैसे करा है, जबकि बाकी भारत में ये फैल चुका है। आई एम जस्ट स्कैर्ड कि ये कहीं तमिलनाडु को सेपरेटिस्ट डायरेक्शन में ना ले जाए। आई थिंक हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि ये लोग कुछ भी करने के लिए और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। अपने लोगों से इस बात को रख के बाकी लोगों में फैला के एक डिवाइड, एक अनसीन डिवाइड, जो कि हमें भी नहीं पता कि हम तमिलनाडु के लोगों के साथ है। अभी मुझे लगता है ना, अब तमिलनाडु के रूरल एरियाज में जाओगे ना, तो ये जो डीएमके के ये होते हैं ना, पेरियराइट एंटीक्स होते हैं ना, ये लोगों में नहीं है। लोगों में यही है कि पहले की बात है तो मेरी जो एक बुआ है वो रहती है चेन्नई में, तो मैं समर वेकेशन में चेन्नई जाती थी। तो वहाँ की पॉलिटिक्स इतनी ही थी कि अगर करुणानिधि को वोट डालोगे तो टीवी मिलेगा, जयललिता को डालोगे तो ग्राइंडर मिलेगा। अच्छा, तो यही चलती थी वहाँ पे। एंड जो ये पेरियराइट पॉलिटिक्स और जो थियोरीज हैं, भले ही वो पॉपुलर कल्चर के थ्रू उनको सो किया गया है, पर एक कॉमन मैन तक एज ब्लैक एंड वाइट नहीं पहुँचा है। दैट दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय सनातन धर्म, जबकि वो उनकी मंदिरों से पैसे निकाल रहे हैं, जबकि मंदिरों को वो डिमोलिश भी कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट रीचिंग देम एज द डिस्ट्रक्शन ऑफ सनातन धर्म। उसको वो पैकेज कर आके अपनी भाषा में जैसे चाहिए वैसे उसको दर्शा रहे हैं। ओके, दैट इज़ माई कंसर्न एंड आई फील लाइक वो हमसे बहुत आगे हैं नैरेटिव सेटिंग में। अगर हम सोच रहे हैं कि हम स्टालिन की स्टेटमेंट को लेके कोई नैरेटिव सेट कर सकते हैं, तो वो 10 कदम आगे चल रहे हैं इस बात से। मुझे लगता है कि वी विल एंड अप हैविंग सम काइंड ऑफ एन इशू विद तमिल पीपल विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उनको क्या पता है और क्या नहीं पता है। अब मैंने ट्विटर पे काफ़ी देखा कि तमिल लोगों को बहुत गाली पड़ रही थी हमारे नेशनलिस्ट लोगों से कि तमिलनाडु, दीज आर द पीपल यू वोटेड फॉर, आपने इनको राय दिया, आपने इनको पावर में लाया, ऐसे पार्टी को। जबकि मुझे नहीं लगता कि एक आम इंसान को पता भी है कि ये लोग किस आधार पे आए हैं, जबकि उनको बस इतना पता है कि या तो हमें ग्राइंडर मिल रहा है या तो टीवी मिल रहा है इस वोट से। तो रश्मि, आप हमारे साथ आई, हमारे साथ इतने अच्छे विचार रखे, और हमने ये भी बात की कि जो गैप बना हुआ है नॉर्थ ऑफ इंडिया और साउथ ऑफ इंडिया के बीच में, उसको कैसे ब्रिज किया जा सकता है। और अभी मैं लास्ट में वापस आपके बुक पे आता हूँ, और जो आपकी बुक थी, मैं अभी एयरपोर्ट पे था, दिल्ली एयरपोर्ट पे था, और वो वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स में रखी हुई थी। तो आई फाउंड इट क्वाइट गुड कि हमारे लोगों की, और रादर नॉट जस्ट यू, आपकी, आनंद भाई की और जे साई दीपक की, तीनों की बुक्स 1, 2, 3 में थी।
आई एम नॉट सेइंग इट इन द ऑर्डर, बट वो 1 2 3 बेस्ट सेलर्स में आप तीनों की बुक्स थी. मैंने कहा यार ये कुछ नया हो रहा है. मतलब हमें हमेशा आदत हो गई थी ना कि बेस्ट सेलर्स में वहीं के लोगों की देखने की, पर ये कुछ नया था. तो इस अचीवमेंट के लिए आपको बहुत बहुत बधाई. आपकी बहुत बढ़िया बुक है और मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि बुक को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करें, बुक को सपोर्ट करें. और इस तरीके के जो भी इनिशिएटिव्स हैं, चाहे वो रश्मि ने किया या फिर वो आने वाली अन्य फिल्मों के द्वारा हो, बॉलीवुड में हो या और कहीं से साउथ ऑफ इंडिया से कोई फिल्में आए, उनको अवश्य ही आप सपोर्ट करें. और ये एक नेशनलिस्टिक कॉज में एक बहुत बड़ा आपका उस कॉज को बल प्रदान करेगा. तो बहुत बहुत धन्यवाद आप आए. कुछ लास्ट शब्द आप कहना चाहते तो धन्यवाद सबसे पहले कि आपने ये पॉडकास्ट रखा. और मेरी बात यही है कि भारत जग रहा है अभी, और एक बार जग जाए तो कोई उसको वापस सुला नहीं सकता, जैसे हज़ारों सालों की प्रताड़न ने किया था, दास्ता से हुआ है. तो आई थिंक ये एक नया चेंज है. एंड जो बेस्ट सेलर बना वो इसीलिए बना क्योंकि कम्युनिटी ने इसको अपनाया. तो कम्युनिटी को भी क्रेडिट जाता है कि वो भी जग चुका है और वो भी ऐसी बातों का समर्थन कर रहा है. तो मैं यही चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करो, इसमें भाग लो, खुद लिखो, और 3-4 लोगों को जो आपके नेटवर्क में हो, जो लिखना चाहे, जो अपनी विचारधारा को कहना चाहे, तो उनको भी आप इनकरेज करो. क्योंकि सोसाइटी अपने इंटेलेक्चुअल लोगों से ही बनता है. पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड. और जो वामपंथी लोगों का हम आज कहर देखते हैं वो एक लेख से शुरू हुआ था. तो हम लेख से शुरू करेंगे तो तभी हम अपने पूरे भारत को और समाज को वापस अपनी क्या कहते हैं, सनातन पीक पे ले जा सकते हैं. सो वी आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स समथिंग न्यू, बट वी आर टेकिंग इट बैक टू इट्स फॉर्मर ग्लोरी. तो इन्हीं विचारों के साथ कि हम अपनी ग्लोरी पे वापस जाएं, हम इस पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं. और इसी प्रकार के किसी अन्य एपिसोड में हम आपको फिर दिखेंगे.